अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांसा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। लास्ट वीडियो के अंदर हम इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन पर पढ़ रहे थे। हम जल्दी से अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास क्या होता है? हमारे पास कोलिजन जो होता है वो दो तरह का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इलास्टिक कोलिजन, जिसके अंदर हमारी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, जबकि इन इलास्टिक के अंदर हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती। ठीक है, तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फर्दर मोर आपका ये फॉर्मूला आ जाते हैं दो। तो ये फार्मूलाज आपने एज सच इतने ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोस्टली केसेस आते हैं, आपको ऐसे फार्मूला जो है वो बहुत कम आता है एमडी कैट के जो फाइनल पेपर है उसके अंदर। तो आपने बस थोड़ा बहुत इस फॉर्मूला को याद रखना है। उसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जी, इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मासेज आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर विद सेम स्पीड, व्हाट विल बी टोटल मोमेंटम आफ्टर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। तो आपके पास इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है तो आपके पास मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहेगा, तो इट विल बी ज़ीरो। तो ये आपके पास ज़ीरो आंसर आएगा, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास कुछ केसेस हैं इसके, ये आपके पास एमसीक्यूज़ में आते होते हैं और यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक मास m1 है और एक मास m2 है और वो दोनों इक्वल हैं, तो आपके पास जो उसकी वेलोसिटी होगी वो जो आपकी v1 डैश होगी वो इज़ इक्वल टू v2 होगी, और जो v2 डैश होगी वो इज़ इक्वल टू v1 होगी। अब कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये आपके पास एक बॉल है और ये आपके पास दूसरी बॉल है। ठीक है, ये 1 है और ये आपके पास 2 है। इसकी सबसे पहले वेलोसिटी v1 है और इसकी आपके पास वेलोसिटी v2 है। ठीक है, अब हमने v1 डैश देखनी है और हमने v2 डैश देखनी है। अगर ये इसके साथ कोलाइड करेगी तो ये जो होगी ये अपनी वेलोसिटी इसको कन्वर्ट कर देगी 2 वाली को। तो हमारे पास जो v1 डैश आएगा दैट वुड बी इक्वल टू v2, और जब ये आपके पास v2 वाला जो है वो इसके साथ कोलाइड करेगा तो ये अपनी वेलोसिटी इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आपके पास v2 डैश आ जाएगा v1। तो ये आपके पास दोनों वेलोसिटीज़ आएंगी बाद में कोलिजन के, तो ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपका जो m1 है वो m2 के इक्वल है, लेकिन जो आपका v2 है वो 0 है। तो तब आपके पास वेलोसिटी क्या होनी है, और उसके बाद आपके पास v1 डैश जो है वो ये फॉर्मूला होना है। तो आपने इस तरह से इसको याद रख लेना है। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपके पास जो m2 है वो बहुत बड़ा है, m1 छोटा है, m2 बहुत बड़ा है आपके पास। ठीक है, तो अब आपकी वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, अब वो दोनों कोलाइड करते हैं तो जो हमारे पास v1 डैश होगी वो इसको जाके जब कोलाइड करेगी तो वो इतना बड़ा है कि वो उसको कोई फ़र्क नहीं डाल सकती, उसकी वेलोसिटी ऑपोजिट हो जाएगी लेकिन रहेगी उतनी ही। तो हमारे पास जो इसकी v1 डैश होगी वो उसी का माइनस v1 हो जाएगी, यानी वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा लेकिन वो रहेगा वैसे का वैसा ही। और जो हमारे पास v2 डैश होगी उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो v2 डैश जो होगी वो हमारे पास 0 ही रहेगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, अगर m1 बहुत बड़ा है और m2 छोटा है तो तब आपने क्या करना है, उसका डबल मास है तो v1 डैश जो होगी वो आपके पास v1 के इक्वल होगी, जबकि जो v2 होगी वो आपका v1 हो जाएगी। यानी ये आपके पास m2 था और ये आपके पास m1 है। अब ये बहुत बड़ा है, जब ये आके इसको टकराएगा तो ये अपनी डबल वेलोसिटी इसको दे देगा। तो हमारे पास जो v2 डैश होगा दैट वुड बी इक्वल टू 2v1। तो v1 के 2 हो जाएगा ये, जबकि ये जो होगा, ये जो बड़ा वाला मास है हमारे पास, इसकी वेलोसिटी उतनी ही सेम रहेगी। तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास v1 डैश इज़ इक्वल टू v1। तो ये बातें आपने, कुछ इंपॉर्टेंट जो सिनेरियोज़ हैं, इसके केसेस हैं, वो आपने याद रखने हैं। दीज आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं जी प्रोजेक्टाइल मोशन पे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की आपने दो इंपॉर्टेंट बातें जो याद रखनी है कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन द सेम, हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज 0। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन है हमारे पास। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2 डायमेंशनल मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये बात आपने याद रखनी है। एज इट इज़ कभी डेफिनेशन आती नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं कभी भी आ सकती है, तो आपने इसको ज़रूर याद रखना है। देन वी हैव द प्रोजेक्टाइल एक्सप्लेन्स ओनली ट्रेजेक्ट्री। तो ये जो ग्राफ होता है प्रोजेक्टाइल का, ये वाला, इसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ये सिर्फ ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन करता है, ये कभी भी ग्राफ को डिफाइन नहीं करता। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसकी 2 टाइप्स हैं हमारे पास, लीनियर भी है और ऑब्लिक भी है। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि कौन सा सिनेरियो किस तरह का होगा।
सबसे पहले हम देख लेते हैं जी लीनियर प्रोजेक्टाइल। तो लीनियर प्रोजेक्टाइल के अंदर क्या होगा, आपके पास आपने इग्नोर कर दिया जी एयर रेजिस्टेंस को। आपके पास जो x वाला कंपोनेंट होगा फोर्स का दैट वुड बी ज़ीरो, आपके पास एक्सेलरेशन x वाला ज़ीरो, एंड vx जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अभी हमने पढ़ा कि x कंपोनेंट में वेलोसिटी कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ज़ीरो रहता है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं जी वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या होगा। तो Fy जो होगा यानी आपकी फोर्स जो होगी वो वेट के इक्वल होगी। आपका एक्सेलरेशन Ay जो होगा वो आपके g के इक्वल होगा यानी ग्रेविटेशनल के इक्वल, और जो Vy होगा वो आपका वेरिएबल होगा। तो वो हम देखते हैं। उसके बाद आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होना है दैट वुड बी इक्वल टू Vix इंटू टी। ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज़ इक्वल टू 1/2 GT²। तो ये बात आपने याद रखनी है, और साथ ही आपने ये फॉर्मूला जो टाइम के हैं ये भी याद रखने हैं। अब मैं आपको इसके ग्राफ से भी एक बात बताती हूँ। देखें, हमारे पास जो x वाला कंपोनेंट है वो सेम है, डायरेक्शन सेम है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन जो y वाला कंपोनेंट है वो शुरू में ज़ीरो था, बढ़ता जा रहा है, यहाँ बढ़ता जा रहा है, और एरो बढ़ता जा रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, यानी वो इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं। तो ये बात भी आपने याद रखनी है, और ये आपने फार्मूलाज इसके याद रखने हैं। ये फार्मूलाज आते होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक MCQs है। अ प्रोजेक्टाइल इज़ लॉन्च फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 10 ms-1। हाउ मच वर्टिकल डिस्टेंस का भी मैंने आपको बताया फॉर्मूला S इज़ इक्वल टू 1/2 GT²। तो आपने ये लगा के टाइम और आपने G की वैल्यू लगा के ये कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो इसके अंदर बताई हुई है, दैट इज़ कि आपके पास एक बॉल है, उसकी जो हाइट है वो 500 मीटर है, और उसकी वेलोसिटी जो है Vx वो 40 है, टाइम 3 सेकेंड है, और Vf कैलकुलेट करनी है आपने। अगर वो Vf कैलकुलेट करनी हो एट एनी इंस्टेंट तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, दैट इज़ इक्वल टू √Vx² + G²T²। तो आपने ये फॉर्मूला लगा कर ये इस तरह से कैलकुलेट करनी है। और अगर बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वो कहते हैं तो तब आपने ये फॉर्मूला लगाना है जो हमारे पास है जी Vx² + 2GH√। तो ये वाला आपने बिफोर स्ट्राइकिंग के लिए लगाना है, और ये आपका ये आंसर आना है। तो इस तरह से आपने ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। ये दोनों MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, आते होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। तो ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल को हम पढ़ लेते हैं। आपके पास ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल में क्या है, तो ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल में आपके पास जो एंगल होना चाहिए, जो थीटा होना चाहिए, दैट वुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बिकम्स परपेंडिकुलर ओनली एट हाईएस्ट पोजीशन इन द ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। तो जब ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल होता है तो आपके पास वेलोसिटी और जो हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और जी की डायरेक्शन ये है, तो आपके पास एक्सेलरेशन और वी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं इस बात पर। तो आपने ये बातें याद रखनी है। ठीक हो गया। उसके बाद इग्नोर जब हमने कर दिया एयर रेजिस्टेंस को, तो आपके पास Vx0, आपके पास Ax0 और आपके पास Vx जो है वो कांस्टेंट रहा। तो ये कंपोनेंट वही आपके जो लीनियर प्रोजेक्टाइल वाले थे वही रहे। लेकिन आपके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो Fy वेट है, आपके पास -g है, एंड वेलोसिटी आपके पास हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। अब आपके पास जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज़ Vi cos थीटा, एंड जो आपके पास वर्टिकल है उसके अंदर हमारे पास g यानी ग्रेविटेशनल भी एक्ट करेगी, तो वो हमारे पास होगा Vi sin थीटा -gt। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है कि जो आपकी वेलोसिटी होती है लॉन्चिंग के टाइम पर, वही लैंडिंग के टाइम पर होती है और हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो जाती है। फिर हमारे पास ये कुछ शॉर्टकट है आपके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट पीक पर फाइंड आउट करने के लिए। तो पीक पर यानी हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आपको वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी बताएं, तो आपने कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी cos² थीटा से और काइनेटिक एनर्जी sin² थीटा से आपने कैलकुलेट करना है। ये काइनेटिक एनर्जी के लिए फर्स्ट वाला एंड साइन वाला पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो ये आपने याद रखना है। और ट्रैजेक्टरी का जो पाथ होता है दैट इज़ पैराबोलिक पाथ। तो ये बात भी आपने याद रखनी है फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन।
फर्दर जो आपकी वेलोसिटी है वो वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर अंडर रूट आती है, इस तरह से कैलकुलेट करनी है। देन आपका जो टैन थीटा है वो एक्स कंपोनेंट ओवर वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट होता है, तो ये मैं कई बार वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आपने इस तरह से कैलकुलेट करना होता है। और अगर मोमेंटम आपने पीक पर कैलकुलेट करना है तो दैट इज़ एम वी आई कॉस थीटा। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूलाज थे, आपने इनको इसी तरह से याद रखना है। देन हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो। तो वेलोसिटी आपके पास जीरो नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। उसके बाद हमारे पास जो उसका वाई कंपोनेंट होता है वो जीरो होता है, लेकिन एक्स कंपोनेंट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होता है। ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो, तो ये बात ठीक है, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड हॉरिजॉन्टल विद द काइनेटिक एनर्जी 200 जॉल, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट रिस्पेक्टिवली। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है। आपने काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कॉस स्क्वायर थीटा से आपने काइनेटिक एनर्जी हाइट पर हाईएस्ट स्पीड पर आपने करनी है, और साइन स्क्वायर थीटा से आपने पोटेंशियल करनी है। तो आपने ये फॉर्मूलाज लगा के कैलकुलेट कर लेनी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें जी, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट 60 डिग्री विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 200 जॉल, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पीक। तो ये भी आपने वैसे ही कैलकुलेट करना है, तो आपने इसको कैलकुलेट करके प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है। देन हमारे पास आ जाता है जी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हाइट हमारे पास होता है जी मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो दैट इज़ कॉल्ड द हाइट। हाइट आपके पास क्या होती है कि ये आपके पास एक मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वर्टिकल जो एक प्रोजेक्टाइल कवर करता है ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसका फॉर्मूला है जी हमारे पास एच इज़ इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। आपने जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, आपको डेरिवेशन और उसकी सारी जो हमारे पास होती है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, आपने याद करना है जी एच इज़ इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अगर हमारे पास थीटा ज़ीरो है, अगर थीटा ज़ीरो है तो हाइट ज़ीरो है, थीटा 90 है तो हाइट मैक्सिमम है वी आई स्क्वायर ओवर 2g, और अगर आपके पास 45 डिग्री है तो हाइट मैक्सिमम का हाफ है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। कई बार एज इट इज़ MCQs आ जाती हैं, तो आपने ये याद कर लेना है कि 90 पर मैक्सिमम है, ज़ीरो है आपके पास 0 डिग्री पे एंड 45 पे हाफ है मैक्सिमम का। तो ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद इफ़ वी आई कॉन्स्टेंट, तो फिर आपने कैसे कैलकुलेट करना है, तब आपका ये फॉर्मूला होगा। अगर आपका थीटा कांस्टेंट है तो तब आपका ये फॉर्मूला होगा। इस तरह के फॉर्मूलाज आपने ज़रूर याद करने हैं, ये कई बार आते होते हैं MCQs में। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी हाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई स्क्वायर, मोर इज़ इनिशियल वेलोसिटी मोर हाइट इट गेन। जितनी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास हाइट ज़्यादा होनी है। और हाइट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, तो हमारे पास जो अर्थ होता है उस पर जी ज़्यादा है तो हाइट उस पर कम होती है, जबकि हमारे पास जो मून है उस पर जी की वैल्यू कम है तो उस पर हमारे पास हाइट की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। कुछ ये इस तरह के सिनेरियो जो हैं आपको आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। उसके बाद ये आपके पास आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर, तो दैट इज़ कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका फॉर्मूला है टी इज़ इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर जी। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगर हमारे पास थीटा ज़ीरो तो टाइम ज़ीरो, थीटा 90 तो टाइम मैक्सिमम 2vi ओवर जी होता है, और 30 डिग्री पर ये हाफ होता है, जैसे कि हमारे पास रेंज हाइट थी वो 45 डिग्री पर थी। तो ये आपने बातें याद रखनी है। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट हैव 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जाते हुए आपका भी जो टाइम है जो आप ऊपर जाने के लिए प्रोजेक्टाइल को लग रहा है दैट इज़ वी आई साइन थीटा ओवर जी, और वापस आते हुए भी उसे उतना ही टाइम लग रहा है। तो ये कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है, ये बात आपने याद रखनी है। टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई, तो जितनी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उतना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। आपके पास जो टाइम होता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, तो जितना आपके पास जी कम होगा यानी मून पर उतना टाइम आपके पास ज़्यादा लगेगा। तो ये बातें भी आपने याद रखनी है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेंज आपके
पास क्या होता है, रेंज इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। इसका हमारे पास फॉर्मूला है r इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अगर आपके पास थीटा 0 तो रेंज 0, थीटा 45 तो रेंज आपके पास मैक्सिमम होती है वी स्क्वायर ओवर जी, और 90 डिग्री तो आपके पास रेंज 0। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये इस तरह से, अगर आपके पास वी आई कॉन्स्टेंट है तो आपके पास क्या फॉर्मूला आएंगे, थीटा कॉन्स्टेंट है तो क्या फॉर्मूला आएंगे, तो आपने इनको ज़रूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी जो रेंज मैक्सिमम होती है दैट इज़ इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी, तो हम इसको वी आई इज़ इक्वल टू अंडर रूट रेंज जी के फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास रेंज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी आई स्क्वायर के, और रेंज जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी के। तो ये बातें भी आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हैं। कई बार इस तरह के सिनेरियोज आ जाते होते हैं पेपर के अंदर, ठीक है, आपको ये पता होनी चाहिए बातें। रेंज और हाइट का हम रिलेशन देख लेते हैं जी। हमारे पास जो रेंज होती है वो tan थीटा इज़ इक्वल टू, हमारे पास रेंज जो होती है वो tan थीटा इज़ इक्वल टू 4h के इक्वल होती है। हाइट का 4 टाइम्स होती है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, रेंज इज़ इक्वल टू हाइट हो जाती है 76 डिग्री के ऊपर, और रेंज इज़ इक्वल टू 4h होती है, यानी 4 टाइम्स होती है एट द 45 डिग्री। तो ये दोनों सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs आता ही आता है, आपने ये याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम ऑफ लाइट। तो हाइट इज़ इक्वल टू GT स्क्वायर ओवर 8। तो ये रिलेशन है इनका। जहाँ पर भी आपको हाइट और जी का रिलेशन दिया हो तो आपने इस तरह से कैलकुलेट करना है। फर्दर मोर उन्होंने बताया कि रेंज जो है वो इक्वल होती है दो रेंजेस, जब दो रेंजेस का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल आता है। यानी अगर आपकी एक रेंज जो है वो आपके पास 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, तो ये आपकी दोनों रेंज आर ही होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे हम एक MCQs भी पढ़ेंगे। फॉर शॉर्ट रेंजेस के लिए, फॉर इग्नोर्ड एयर फ्रिक्शन, फॉर फ्लैट अर्थ स्क्वायर, तो जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा वो पैराबोलिक होगा। फॉर लॉन्ग रेंजेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन स्फेरिकल अर्थ सरफेस पे, तो प्रोजेक्टाइल जो होगा वो एलिप्टिकल होगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है, आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, MCQs है, तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs जो मेरे पास है, मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। दी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ 15 डिग्री रेंज है। व्हाट विल बी द रेंज एट 75 डिग्री। तो 75 डिग्री पर कितनी रेंज होगी। अब आप कहेंगे 2r हो सकती है, r/2 r/4, आपको नहीं समझ आ रहा। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री बनता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी 90 डिग्री सम होगा उसकी रेंज सेम रहेगी, आर ही आना है ये आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन जो है वो आपके MCAT में आते हैं, और फिर आपको ये ट्रिक नहीं पता होता तो आपके वो गलत हो जाते हैं। तो आपने ये बातें ज़रूर याद रखनी है। फर्दर मोर हमारे पास जो एक और MCQs है, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज़ हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड v, द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन इज़। तो आपने इस तरह से क्या करना है, VH इज़ इक्वल टू VI cos थीटा, और VI जो है वो आपका v/2 है, V आपसे कट जाएगा, cos 1/2 जो आपने किया वो 60 डिग्री आ गया। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। उसके बाद एक और MCQs है हमारे पास, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ फिक्स वेलोसिटी व्हेन थीटा इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो हाइट विल बी मोर एंड रेंज विल बी लेस। तो ये बात आपने याद रखनी है। आपने इसको अप्लाई करके खुद अपने सेंस से आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा फिर आपने मुझे कमेंट करना है इस वीडियो में, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अभी आपने इसको खुद सॉल्व करने की ट्राई करनी है, आपको खुद उसका कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो ब्लॉक है, ये आपको ऐसे आना चाहिए कि आपको कुछ सोए हुए भी उठा के पूछे ना कि sin 60 कितना होता है, तो आप उसको बता दें कि कितना होता है। आपने इस टेबल को अपने रूम में बनाकर चिपकाना है, जहां आप रोज़ आते हैं, आपकी रोज़ इस पर नज़र पड़े और आपने इसको रोज़ रिवाइज करना है। आपको ये टेबल फिंगर टिप्स पर होना चाहिए, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इसके बगैर आपका MD कैट पास नहीं होना, ठीक है। इस तरह के 1-2 MCQ ज़रूर आ जाते हैं हर साल।
उसके बाद हमारे पास ग्राफ के नीचे एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस तरह का अगर आपको ग्राफ आ जाता है तो आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है, जो आपको नीचे आएगा वो आपने माइनस करना होता है। तो पहले ट्रायंगल का आपने एरिया ले लिया ABC का, फिर आपने CDE का ले लिया, वो उसमें से माइनस किया, और फिर आपने ये वाला इतना ये आपके पास इस तरह है, तो आपने इतने ट्रायंगल का लिया, इतने ट्रायंगल का, और ये आपने रेक्टेंगल का लिया, और इन तीनों को ऐड किया, और ये आपके पास टोटल एरिया आएगा। तो अगर आपके पास इतना कॉम्प्लिकेटेड सा ग्राफ आ जाए और एरिया फाइंड करने को कहें तो आपने इस तरह से कैलकुलेट करना होता है। जो भी ट्रायंगल है उसका आपने 1/2 इंटू बेस हाइट लगाना है, और जो आपके पास रेक्टेंगल होगा उसमें आपने जस्ट बेस हाइट मल्टीप्लाई करना है, और आपने बस प्लस माइनस का ख्याल रखना होता है कि कहाँ ऐड होना है, कहाँ नेगेटिव होना है, और आपका MCQ सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के मुश्किल जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नहीं आया करते, यानी इतना मुश्किल ग्राफ नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए कि किस तरह से आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया, अब ये हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।